नमस्कार दोस्तों। एक आदमी था जो बिहार, गोवा, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और मेघालय का गवर्नर रह चुका था। जी हाँ, लेकिन वो व्यक्ति जब मरा या फिर उस व्यक्ति का जब निधन हुआ तो एक बहुत बड़े कर्ज में डूबा हुआ था। सोचिए, बिहार, गोवा, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, मेघालय का गवर्नर होने के बाद में, एक सरकारी पोस्ट पर होने के बाद में, इतने बड़े पद पर होने के बाद में भी उसका इलाज एक सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा था। और जाते जाते सरकार को वो व्यक्ति दे गया एक ऐसा आईना। शायद उस आईने के सामने अगर कोई भी नेता खड़ा होगा, सत्ता का कोई भी नेता अगर खड़ा होता है तो शायद उसको अपनी असली चेहरा नज़र आ जाए कि उसके चेहरे पर करप्शन के कितने दाग हैं। वो बेदाग है या फिर एक बहुत बड़ा दागदार है। अब इस आईने में कह सकते हैं कि सत्ता भी अपना चेहरा देखने से वर्तमान समय के अंदर डर रही है। जी हाँ, देश में आजकल नेता इतने अमीर हैं कि उनका इलाज विदेशों में होता है, अमेरिका में होता है। अगर किसी नेता की दांतों में एक छोटी सी भी आरसीटी होती है तो वो विदेश के डॉक्टर पर यकीन करता है, विदेश जाता है अपना इलाज कराने के लिए। और यहाँ पे भारत के किसी भी डॉक्टर को कोई भी नेता इतना कैपेबल नहीं मानता है। सोचिए, भारत के नेताओं को तो हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम पे इतना यकीन नहीं है, अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए। सोचिए, मैक्सिमम नेताओं के घर में जो कुत्ते होंगे ना, कुत्ते भी एयर कंडीशनर वाले बंगले में रहते हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक, जी हाँ, जिनका बीते कल के दिन देहांत हुआ, जिनका निधन हुआ, जिनका बीते दिन स्वर्गवास हुआ, उनका घर जो था बहुत छोटा घर था, मात्र 1 कमरे का इनका घर था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस शख्स की जो सत्ता के बीच रहकर भी सत्ता से लड़ता रहा। अगर आप गलत हैं तो आप गलत हैं, भले मैं आपकी पार्टी का हूँ, लेकिन गलत होता हुआ मैं नहीं देख सकता हूँ। इनका नाम था सत्यपाल मलिक। बीते कल के दिन 5 अगस्त 2025 को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया में इनका निधन हुआ। इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। बीमारी इनको थी दोस्तों किडनी की। लेकिन जो जहर उन्होंने सरकार की सच्चाई उगल करके बाहर निकाला, वो आज देश भर की राजनीति में हलचल मचा रहा है। क्योंकि मरने से पहले वो एक चिट्ठी लिख गए और इस चिट्ठी के बारे में गोदी मीडिया में इस बात का जिक्र है भी नहीं, और प्रिंट मीडिया ने भी इस बात को बहुत ही कम दिखाया है, बल्कि मैं कहूँ कि ना के बराबर दिखाया है। एक ऐसी चिट्ठी जो इतिहास में दर्ज होनी चाहिए थी, जिस पर आज डिबेट होनी चाहिए थी, लेकिन आज उसके ऊपर एक बहुत बड़ी खामोशी ने जगह ले ली है। सोचिए एक बार, यह है हमारा अमृतकाल और यह है सबका साथ सबका विकास। क्योंकि इस चिट्ठी में था सिस्टम के भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा पर्दाफाश और एक सच्चे नेता की आखिरी पुकार। लेकिन ये पुकार कहीं ना कहीं खामोशी में तब्दील हो गई है। दोस्तों, कुछ लोग ना जाते जाते वक्त कहते हैं कि अपनी ज़मीन ज़्यादा छोड़ जाते हैं। नेता तो अपने बच्चों की परवाह कर लेते हैं कि ठीक है, मेरे बच्चे का बच्चा होगा तो उसका फ्यूचर क्या होगा, उसको पैसे की कमी ना पड़ जाए, इतना छाप लो पैसा, बस पूछो मत। और वर्तमान समय में अमीर और अमीर, गरीब और गरीब बनता जा रहा है। सोचिए ना, किसान की पर डे की आय आप चेक करिएगा कितना कमाता है। लेकिन सत्यपाल मलिक एक ऐसी चिट्ठी छोड़ गए हैं जो शायद कह सकता हूँ सत्ता की नींव बुरी तरीके से हिला सकता था, अभी भी हिला सकता है अगर विपक्ष इसमें आवाज़ उठाए तो। ये चिट्ठी मौत से पहले इनके द्वारा लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने ना ड्रामा कोई रखा, ठीक है, ना ही अपना कोई डर दिखाया। जो सही था वो उन्होंने लिख डाला। इन्होंने पहली अपनी लाइन में ये लिखा कि मैं रहूं या ना रहूं। क्योंकि इंसान को ना प्राण त्याग करने से पहले एक आभास हो जाता है कि उसका अंतिम समय आ चुका है। ये होता होगा, इस चीज़ का अक्सर आपने भी कभी सुना होगा कि यार उसने याद किया है, उसकी तबीयत कभी ख़राब है, तुम उससे मिल लेते हैं, तो वो कुछ घंटों बाद प्राणों का त्याग कर देता है, मतलब उसका निधन हो जाता है। सांसें कमज़ोर हो रही थी इनकी। सोचिए, उस समय भी ये आदमी आईसीयू में पड़ा हुआ था, सांसें इसकी कमज़ोर हो रही थी। बट देश को सच्चाई ज़रूर पता होनी चाहिए, मैं रहूँ या ना रहूँ, ये इन्होंने लिखा अपनी चिट्ठी पर। लेकिन कलम उनकी अब भी जिंदा थी और वो भी लगातार लिख रहे थे। 150 करोड़ की रिश्वत मेरे सामने रखी गई, इन्होंने ये लिखा। सोचिए, 150 करोड़ की रिश्वत इनके सामने रखी गई, लेकिन मैंने अपने राजनीतिक गुरु चौधरी चरण सिंह की तरह ईमानदारी चुनी, जिसे खरीदा नहीं जा सकता था। उसे कह सकता हूँ ख़त्म करने की साजिश शुरू हो गई थी मेरे खिलाफ, सत्यपाल मलिक ने यह बताया। देखिए, कहा गया था, अगर आप इनका इंटरव्यू वगैरह देखोगे तो उसमें साफ साफ ने ये बोला कि इनके पास से किसी व्यक्ति के, उद्योगपति के टेंडर की एक फाइल आई थी, उस पर इनको साइन करना था। बट वो फाइल करप्शन से जुड़ी हुई थी।
मतलब उस टेंडर को अपने हाथों से इन्होंने कैंसिल कर दिया। भाई मैं इसमें करप्शन है, टेंडर को मैं आगे पास नहीं कर सकता, वही इन्होंने कैंसिल कर दिया। लेकिन बाद में उन्हीं के खिलाफ सीबीआई केस फाइल हो गया, इनका ट्रांसफ़र हो गया, उस स्थान पर दूसरा व्यक्ति आया, उसने उस करप्शन वाली टेंडर वाली फाइल पर साइन कर दिया, मतलब उद्योगपति को टेंडर मिल गया। भारत की राजनीति का स्तर अब दिन प्रतिदिन घटिया पे घटिया होता जा रहा है। अब आप इसको अमृतकाल बोलो, सबका सबका विकास बोलो, या फिर मेरी बात से सहमत हो। वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। जितना नेगेटिव बोलना है बिंदास बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी वीडियो की क्लिप यहाँ पे मैं आपको अटैच कर रहा हूँ। उस वीडियो को आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल फॉरवर्ड पार्क में शूटिंग करा रहा था आपने, तो ये अवेलेबल मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे हैं। तो बोला नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पर। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फ़ोन आया, सतपाल भाई आप बोल दी। मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात, तो इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं बोलना इस पर। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जाँच वाँच कराएंगे, उस पर असर पड़ेगा। कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, करना भी नहीं है इसको। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जब जम्मू में फंस जाते थे वर्ष में, उनको एयरक्राफ्ट से, क्योंकि दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में, और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। तब वो सड़क से चले। इतना बड़ा, मतलब 4 महीने के लिए वो चले ही नहीं? चले नहीं इसलिए कि वो सड़क से चलना बिल्कुल इनसिक्योर होता है, वो उनके उसमें नहीं है सिस्टम में। 5 जहाज मांगे थे उन्होंने, वो नहीं दिए। 4 महीने तक लटकाए रखे। और तो 4 महीने के लिए क्या होल्ड पे थे? क्या होल्ड पे थे? सब मेरे सामने नहीं आई। अगर मेरे सामने आई होती तो मैं उसमें कुछ करता। दैट वाज बिटवीन सीआरपी एंड होम मिनिस्ट्री। लेकिन ये थी कि अटैक हो सकता है। इसके अलावा वो जो गाड़ी टकराई थी वो 10 दिन से घूम रही थी वहाँ, पूरा आप समझिए कि भरी हुई विस्फोटक से। वो कैसे, मतलब इतना एक्सप्लोसिवली कैसे, मतलब ऐसे घूम रही थी? सिस्टम नहीं था ठीक से। और जब मैं गया हूँ फिर पुलवामा होने के बाद, तो जो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें लगभग 8-10 लिंक रोड मिलती हैं। एक भी सैनिटाइज नहीं थी उस दिन। बल्कि हम तो जब अपनी पुलिस को भेजते थे कश्मीर की, तो पूरी रोड पे सिविल ट्रैफिक बिल्कुल रोक देते थे, सैनिटाइज कर देते थे, तब भेजते थे। ना हाईवे सैनिटाइज था ना वो लिंक रोड। और लिंक रोड जहाँ हाईवे में मिलती है वहाँ रिवाज ये है कि वहाँ एक जिप्सी खड़ी होनी चाहिए जो उसे रोक दे कि नहीं भैया काफिला चला जाए सीआरपी का, तब जाना। ब्लॉक कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। तो जब आप वहाँ गए, जैसे पॉलिटिक्स में हम ऐसी घटनाओं में जाते हैं, तो जब हम कहीं पहले पहुँचते कोई माइंड में कोई फीलिंग आती है, तो इसमें आपकी क्या फीलिंग आई थी जब आप पहली बार वहाँ गए? आप मेरा यकीन करेंगे, आई वॉज इन टीयर्स। तो मैंने इसको फ़ोन किया, मुझे नहीं मिला। जब 5 बजे मेरी बात हुई तो मैंने कहा हमारी गलती से हुआ है। तो बोला नहीं इस पर आपको चुप रहना है। आई थिंक सो। कुछ लोगों को शायद सच्चाई का आभास हो चुका होगा। जी हाँ, भारत के अंदर जो सिस्टम से लड़ता है ना, वो अक्सर सिस्टम की फाइलों में कैदी बना दिया जाता है। उन्होंने साफ शब्दों में ये भी लिखा अपनी चिट्ठी में कि सरकारी एजेंसियों ने मुझे घेर लिया, लेकिन मुझे उसके बदले में क्या मिला? सच्चाई उजागर करके मुझे क्या मिला? मेरे पास एक कमरे का मकान है और इलाज मैं सरकारी हॉस्पिटल में करवा रहा हूँ। अगर पैसा होता तो शायद अपने इलाज के लिए विदेश चले गए होते। किडनी की तकलीफ थी तो किडनी भी डायलिसिस के माध्यम से इंसान एक लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है या फिर अपनी किडनी को ही रिप्लेस कर सकता है। इनके पास वो पैसा नहीं था। बाकी कुछ लोग ये बोलेंगे जो अंधभक्त होते हैं, यार जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिसके पास पैसा होता है ना, वो अपने हाथ पैर मारता है अच्छे खासे कि स्थिति संभल सके। अब यहाँ पे इनके 5 सबसे बड़े बयान थे जिसने सत्ता की नींद उड़ा रखी थी, और शायद इनके ये बयान उस सरकार के लिए काफ़ी खतरा बन रहे थे। पहला बयान था पुलवामा को लेकर के। पुलवामा पर मोदी को इन्होंने बताया कि हमारी गलती से हुई घटना, जो पुलवामा अटैक हुआ था, और इस समय ये गवर्नर थे वहाँ के, सोचिए। और मुझे पीएम मोदी जी ने चुप करवा दिया, क्योंकि एक शायद इंटेल मिली थी सत्यपाल मलिक को कि जो ये सड़क वाला रास्ता है ये सेफ नहीं है। ठीक है, अर्जेंट आपको डिप्लॉय करने हमारे आर्मी के कुछ सेना किसी दूसरे स्थान पर, तो शायद हमारे जो हवाई यात्रा होती है, जो हमारे हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं आर्मी के, उसका इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन हेलीकॉप्टर ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, सड़क का रास्ता थोड़ा सस्ता पड़ता है शायद। क्या हुआ? अटैक हुआ। 2 नवंबर 2021 को ये बयान आया था। उसकी जांच में भी
कह सकते हैं एज ए फॉर्मेलिटी की गई थी। हाँ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक तो करी, हम हर अटैक के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को क्या अक्ल आई, उसका कितना नुकसान होगा, इस बात का खुलासा हो पाया? थिंक अबाउट इट। ये सवाल आपके लिए, आपका क्या लगता है? और उसके बाद इनका सेकंड बयान ये था कि देश जो है वो गलत आदमी के हाथों में है। ये बयान उन्होंने तब दिया जिस समय हमारे किसान सड़कों पर थे, हमारा अन्नदाता जिस समय लाठियाँ खा रहा था। मतलब कि अगर किसान एक ना हुआ तो खेती ख़त्म कर दी जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ जो काले कानून लाए गए थे ना एमएसपी को लेकर के। सोचिए 1 साल से अधिक का समय हो चुका था इस आंदोलन को, बड़ी संख्या में किसान बॉर्डर पर तैनात थे। बारिश, कड़ाके की ठंड, कड़ाके की गर्मी वो किसान झेल रहा था, हमारा अन्नदाता झेल रहा था। उसके सपोर्ट में स्वर्गीय सत्यपाल मलिक जी उतरे थे, तब भी सरकार को मिर्ची लग गई। बयान नंबर 3 कि अगर अब की बार चुनाव में जनता ने गलती की, मतलब कि सरकार को चुनने में, तो ये लोग वोट देने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। अभी समय है, संभल जाओ। 2023 में ये बयान आया था इनका। और आज वर्तमान समय के अंदर क्या हो रहा है सोचिए, मतलब कि वोट किस तरीके से मैनिपुलेट हो रहा है। कभी ईवीएम पे भी एलिगेशन लगाता है विपक्ष, जीत जाओ तो ईवीएम बिल्कुल सही, हार जाओ तो ईवीएम गलत। और ईवीएम को लेकर के ना सच कहूँ तो बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव भारत देश के अंदर होना चाहिए भी नहीं होना चाहिए। विदेशों ने भी क्या करा था कि हमारी ईवीएम मशीन को उन्होंने हायर किया था अपने देश के अंदर चुनाव करवाने के लिए। जब चुनाव हुआ तो उनको लगा कि यार सही तरीके से फेयर रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, तो ये वही बैक टू बैक आ चुके हैं अपने बैलेट पेपर पर। अमेरिका बैलेट पेपर के माध्यम से अपने देश के अंदर चुनाव क्यों करवाता है? क्या अमेरिका का हाथ बड़ा तंग है क्या, वो ईवीएम मशीन खरीद नहीं सकता? सोचिए ऐसे बहुत सारे लंबे चौड़े देशों की फेयर एक लिस्ट है हमारे पास में, जिन्होंने एज ए डेमो के रूप में ईवीएम मशीन के माध्यम से अपने देश के चुनाव करवाया, लेकिन वही वर्ष सेम इस चुनाव को कैंसिल करके उन्होंने वही बैलेट पेपर पर कराना शुरू कर दिया। अब मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। चौथा बयान इनका क्या था? सत्यपाल मलिक जी का। इन्होंने साफ साफ ये बोला कि मोदी अपनी नाक के नीचे करप्शन करवाते हैं और पैसा सीधा अडानी को जाता है। और आप देख भी रहे हो किसानों की पर डे की आय कितनी है और जो उद्योगपति है उसकी पर डे की आय कितनी है। मतलब कि अमीर और अमीर, गरीब और गरीब बनता जा रहा है। और पहलगाम की घटना पर यहाँ पर मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए थी। 6 मई 2025 को सत्यपाल मलिक विरोधी नहीं थे, सच कहूँगी। इतनी बड़ा बयान देना कोई आम बात नहीं है। और इन बयानों से एक बात साफ थी कि सत्यपाल मलिक विरोधी नहीं थे, वो सत्ता के दर्पण थे। सत्ता के गलियारों में कहीं ना कहीं चुप्पी बिकती है, लेकिन इनकी चुप्पी बिक नहीं पाई। आदमी सवाल पूछते पूछते अमर हो गया। और जो सच में सच कहूँ तो दोस्तों कि गरीब होते हुए भी अमीर निकल गया, और उस इंसान को इतिहास में कोई भी ईमानदार इंसान नहीं भूल सकता। आपको याद होगा हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, नाम तो आपने सुना होगा। लाल बहादुर शास्त्री जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने सरकारी गाड़ी लेना पसंद नहीं करा। उन्होंने अपनी एक पर्सनल गाड़ी, पुरानी गाड़ी लोन पर ली थी। और ताशकंद में जो उनके साथ में हुआ, कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत बड़ी साजिश थी, कुछ लोग बोल रहे हैं उनको हार्ट अटैक आया था। ताशकंद फाइल एक बार वेब सीरीज़ है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। शायद यूट्यूब पर या फिर टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर आपको मिल सकती है। लाइफ में एक बार उसे पक्का देखिएगा कि इनकी डेथ कैसे हुई थी। अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो सुलझ नहीं पाई है। वो व्यक्ति जिसका जब देहांत हुआ था ताशकंद में, उनकी जब मृत्यु हुई थी, उसके बाद उनके बैंक बैलेंस कितना था? मात्र 350 रुपये के आसपास उनका बैंक बैलेंस था। वो थे नेता, और आज के नेता विधायक बने नहीं, करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा होनी स्टार्ट हो गई। बच्चों को सीधे भेज दो विदेश में, क्योंकि हमको तो देश के एजुकेशन पे भाई यकीन नहीं है, लेकिन गरीब का हम लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि हमारा देश सबसे बड़ा देश है, सारा विकास यहीं तो है, सारा स्वर्ग हमारे देश के अंदर तो है। सोचिए एक बार, 5 राज्यों में गवर्नर, 50 साल का इनके पास राजनीतिक कैरियर था, एक एक्सपीरियंस था, 150 से ज़्यादा सार्वजनिक भाषण जिसमें सरकार की आलोचना इन्होंने खुलकर करी थी, और फिर भी ज़ीरो संपत्ति का खुलासा हुआ जब सीबीआई की जांच हुई इनके खिलाफ। ज़ीरो केस में दोषी पाए गए, और एक सरकारी हॉस्पिटल में इनका होता है निधन। ये हुआ इनका अंत। और आज के नेता 500 करोड़ की संपत्ति रखते हैं, 5 साल में 50 बंगले अपने तैयार कर लेते हैं, और एक छोटे से छोटे इलाज के लिए पहुंच जाते हैं विदेश। एक आदमी जो सिस्टम के खिलाफ सच बोलता रहा,
वो सरकारी वार्ड में बिना वेंटिलेटर के दम तोड़ देता है। और ये वर्तमान में कहीं ना कहीं भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेस करता है, सोचने पर हमें मजबूर करता है। और दोस्तों, स्वर्गीय सत्यपाल मलिक जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके सवाल, उनके विचार और उनका साहस आज भी हमारे भारत देश के अंदर घूम रहा है, हवा में गूंज रहा है। एक ऐसा नेता जिसने कभी कुर्सी के लिए झुकना नहीं सीखा, जिसने कभी सत्ता के सामने अपना सिर नहीं झुकाया और जाते जाते भी देश से सच कहने का साहस दिखाया। अगर आज आप भी ये महसूस करते हैं कि सच बोलना गुनाह नहीं, ज़रूरत है, अगर आप भी निडर हैं तो इस वीडियो पे आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा, लिखिएगा RIP सत्यपाल मलिक। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।